पाल राणा, लेक्चर ज्योग्राफी HES2 माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने या यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो भारत भी उनमें से एक था। तो इन उपनिवेशवादी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए सभी देशों ने स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, अपने नेता चुनने के लिए प्रयास किए। राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए, संघर्ष हुए। राष्ट्रवादी संघर्षकर्ताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान दिए। तो इसी प्रकार से भारत प्रयास करते करते सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1945 में हुआ था, उसके बाद 1947 में भारत भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। लेकिन जितने भी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उपनिवेशवादी ताकतों से छुटकारा पाया, लेकिन किसी के भी अनुभव अच्छे नहीं रहे। सभी कड़वे अनुभव लेके स्वतंत्र हुए। तो आगे यदि अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में एक देश है घाना। तो घाना जो देश है, जैसे कि हम मानचित्र में दिखा रहे हैं कि जो घाना देश है, घाना जो है यहाँ पर ये कंट्री है। इसमें एक एक्टिविटी भी है कि जो घाना में क्या 2000 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। यस, हाँ, 2000 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये घाना कंट्री है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो जो घाना देश है, तो घाना को यदि स्वतंत्रता की बात करें, इसको गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसका नाम गोल्ड कोस्ट दिया था घाना देश का। तो 1957 में इसको स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। तो इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी घाना देश के एनकुरमा के नाम से जिनको पुकारा जाता था, ये एक स्वर्णकार, यानी कि जो सोने का कार्य करने वाला जो सुनार होता है, सोने के आभूषण बनाने वाले व्यक्ति के पुत्र थे, और ये एक अध्यापक थे। तो इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जल्दी ही 1966 में दोबारा से घाना में मिलिट्री कूप हुआ, सैनिक तख्ता पलट हुआ और दोबारा से सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई थी। तो आगे हमारा रिसेंट फेज आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति का रिसेंट फेज क्या है? तो इसमें देखिए, जो सेकंड फेज या रिसेंट फेज आता है वो 1980 के बाद आरंभ होता है, क्योंकि लैटिन अमेरिका भी एक विकासशील महाद्वीप अब है, लेकिन पहले बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप होता था। तो इस देश में, जब इस महाद्वीप में, यानी कि लैटिन अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी थी। तो सेकंड फेज 1980 से के बाद में शुरू हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा इस फेज में जो परिवर्तन आया वो सोवियत यूनियन के टूटने से आया। यदि 1989-90 की बात करें, तो इसमें जैसे ये अंडरलाइन मैंने सारा किया हुआ है कि 1989 to 90 तक आते आते जो सोवियत यूनियन थी, उनका प्रभाव यूरोपीय देशों पर कम होने लगा था, कंट्रोल कम हो गया था सोवियत यूनियन का। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो पोलैंड था, पोलैंड के ऊपर सोवियत यूनियन का प्रभाव होता था। जैसे ही प्रभाव समाप्त हुआ, फिर लेक वलेसा ने वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी। तो ऐसे ही जैसे ही सोवियत यूनियन का पूर्वी यूरोपीय देशों से प्रभाव समाप्त हुआ, तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त होना शुरू हो गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होना
शुरू हो गई। और इसके बाद 1991 में खुद सोवियत यूनियन का स्वयं ही जो है टूटना शुरू हो गया और इसमें से 15 देश अलग हो गए, क्योंकि इसके साथ 15 देश जो है यूरोप के भी जुड़े हुए थे। तो ये सभी देश अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में संसार के मानचित्र पर आ गए। तो इससे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आगे यदि हम एशिया की बात करें तो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो ये हमारे जो है पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है। ये देश जो है जैसे यहाँ पर ये पाकिस्तान देश है, यहाँ पर आप जो है मानचित्र में देख रहे हैं इंडिया के साथ में। और उसके बाद यहाँ पर ये नेपाल देश है, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। ये यहाँ पर ये नेपाल देश है और यहाँ पर ये जो है बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश नेपाल, तो देखिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990s। तो 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश को आर्मी रूल से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। ऐसे ही नेपाल में भी जो सम्राटवादी तंत्र था, सम्राटों का जो शासन होता था, उसमें परिवर्तन आया। तो लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा से फिर पाकिस्तान में 1999 में सैनिक तख्तापलट कर दिया। ऐसे ही 2005 में नेपाल में जब राजा वीरेंद्र की मृत्यु हुई, उसके भाई राजा ज्ञानेंद्र राजा बन गए और उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और अपने आप डिसमिस करने के बाद अपने आप तानाशाह शासक के रूप में बनकर बैठ गए। तो इस प्रकार से 2005 की यदि बात करें तो 2005 तक आते आते जो है देश पूरे विश्व में लगभग 140 कंट्री ऐसे थे जहां पर स्वतंत्र रूप से मल्टी पार्टियों ने इलेक्शन करवाया, यानी कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। फिर भी कुछ देश ऐसे थे जहां पर अभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, लोगों को अपने विचार एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं था। पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। तो इसमें सबसे पहले हमारा ब्रह्मा देश आता है। ब्रह्मा इसका पुराना नाम है, पहले इसका नाम म्यांमार था। तो ये कार्टून इसमें छपा हुआ है। इस कार्टून के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस प्रकार से कार्टूनिस्ट ने सैनिक के हाथ में हैप्पी बर्थडे केक दिया हुआ है और आंग सान सूची जो है वो जेल के अंदर है। जब वो 60 साल की हुई थी तो उसका यह कार्टूनिस्ट ने छापा था। तो इसमें वैसे तो म्यांमार को 1948 में ही म्यांमार को कॉलोनियल रूल से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बन गया था। लेकिन फिर क्या हुआ 1962 में, यहाँ पर भी मिलिट्री कूप हुआ। 1962 में सैनिक तानाशाह जो जनरल होते थे यहाँ पर आर्मी के चीफ, उसने सैनिक तख्तापलट कर दिया और स्वयं तानाशाह शासक के रूप में बनकर शासन करने लगे। तो उसके बाद फिर 1990 में इलेक्शन हुए। 1962 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सीधे 1990 में इलेक्शन हुए। तो इन इलेक्शन में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए तो लगभग 30 साल हो चुके थे। 30 साल के बाद जब इलेक्शन हुए तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी, तो जिनकी लीडर थी आंग सान सूची। ये म्यांमारी लैंग्वेज में इसको सू की, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सू ची। तो ये इलेक्शन जीत गए। इनको शासक के रूप में, राजा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना था। लेकिन जो मिलिट्री शासक थे उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी, इनको अरेस्ट कर लिया। इंस्टेड ऑफ द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सूची अंडर
हाउस अरेस्ट, तो इन सभी को जो है नज़रबंद कर दिया, यानी कि घर में कैद रहने के लिए दिशा निर्देश कर दिए गए। सभी को जो विरोध करता था उसको जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से 1990 में जो इलेक्शन हुए वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो एनीवन यदि कोई भी स्टेटमेंट देता था, कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट विचार एक्सप्रेस करता था, तो उसे इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि 20 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो इनकी जो ड्यू टू द कोएर्सिव पॉलिसीज, कोएर्सिव मतलब क्रूर पॉलिसी, क्रूर नीतियों के कारण, जो क्रूर नीतियाँ थी जनता के प्रति, उन नीतियों के कारण जो मिलिट्री शासक थे तो लगभग 6 से 10 लाख लोग म्यांमार कंट्री से प्लान कर गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, दूसरे देशों में शरणार्थियों के रूप में जाकर रहने लगे। इतना अत्याचार इन मिलिट्री शासकों के द्वारा जनता पर किया गया। डेस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट रहते हुए भी, नज़रबंद रहते हुए भी, अपने घर में कैद रहते हुए भी, जो आंग सान सूची ने अपना जो कैंपेन था उसको चालू रखा, उसको बंद नहीं किया। शी हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड, तो उसे नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा गया, नोबल शांति पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। ये लाइन थोड़ी पुरानी है। तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो 2015 में यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन हुए, तो आंग सान सूची ने इलेक्शन जीता और दोबारा से वह यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई। तो इस देश को हम मानचित्र में लोकेट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारे भारत के पूर्वी राज्य हैं। तो यहाँ पर जो ये देश है, ये यहाँ पर तो ये जो है म्यांमार या ब्रह्मा के नाम से देश जाना जाता है। यहाँ पर ये देखिए ब्रह्मा जो देश है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आगे भी वैल्यूएबल और एजुकेशनल लेक्चर प्रोड्यूस किया जाएगा। थैंक यू।